हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जो होता है वो होता है आपका सिलेक्शन। इसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं और इसे हम चॉइसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में दरअसल क्या आता है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इससे पहले के वीडियोस में हमने परमुटेशन देखा था, तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, लेकिन यहाँ ऑर्डर में आपका मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, डज नॉट मैटर यहाँ पे। लेकिन परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता था। और ऐसे यहाँ पे आपको देखना ये होता है कि जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने चॉइसेस हैं आपके पास, तो ये सीधा सीधी आपको पता चलता है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये सब वर्ड ना दे, तब आप कैसे पहचानेंगे? तब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ऑर्डर को बेसिक पे चले जाएंगे कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। अगर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और अगर ऑर्डर मैटर करता है तो ये आपका सिलेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर। तो यहाँ r जो है वो आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू n के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ r जो होता है वो आपका n से छोटा या उसके बराबर होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सिंपल सा वैल्यू अगर हम लेते हैं 5C2 लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल होगा ये आपका, यहाँ होगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये होगा आपका फैक्टोरियल 2। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फैक्टोरियल 5 ये आपका फैक्टोरियल 3 होगा, ये आपका फैक्टोरियल 2 होगा। अब बड़े वाले फैक्टोरियल को हम एक्सपांड करेंगे अप टू इससे छोटे वाले फैक्टोरियल तक। तो हम ये यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ले लेंगे, और नीचे आपका ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 रहेगा। इस 2 को हम तोड़ देंगे, 2 and 1। फैक्टोरियल 2 को भी तोड़ दिया हमने, और सिर्फ फैक्टोरियल 3 को हमने ऐसे क्यों रखा, क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो आपका ये कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल, और आपका ये 2 के साथ में ये 4 कैंसिल होके आपका ये आंसर बन जाएगा 10। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी तोड़ सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि ये 5C2 जब बोला है तो आप करोगे क्या, नीचे जो आपके ये 2 नंबर जो दिए गए हैं टेकन एट ए टाइम जो बताया गया है, इस 5 को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखना है। क्योंकि यहाँ हमने 2 लिखा हुआ है, तो इसे आप लिखोगे 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिख लीजिए, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तब आप इसको काट दोगे तो इसका आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर सेम आ रहा है। उसी तरह से अगर हमको 5C3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे कितना है, नीचे 3 है। आप इतना लंबा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और शॉर्ट में आप क्या करोगे, इसको लिखोगे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ लिख दोगे फैक्टोरियल 3। तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग वाला प्रोसेस। अगर आप इससे करते हो तो आपका क्या आएगा, ये नीचे फैक्टोरियल 2 होगा, ये फैक्टोरियल 3 होगा। हालांकि इसका आंसर भी 10 ही आ रहा है। देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक हम लिखेंगे, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, आपका ये आंसर वापस 10 आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट वाले प्रोसेस से करें जो इसमें हमने किया, तो यहाँ कितना होगा 5C3, हम क्या करेंगे 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 3 बार लिख दिया हमने, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वापस आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है 12C2 लिख लिया, तो ये आपका कितना होगा, 12 को लिखना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिख लेंगे, और 2 इंटू 1 लिख लेंगे। अब आपका ये क्या होगा, 2 से आप इसको काट दीजिए, आपका 6 हो जाएगा। 6 इंटू 11 आपका 66, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरम्स है ये जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। उसमें से हम ये देखेंगे, सबसे पहला जो है कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में कनेक्शन क्या है, दैट इज़ रिलेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला हमको मिला था NPR, जो कि था हमारा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल था। और अभी हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मिला NCR इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। ठीक है,
अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n है, नीचे आपका n माइनस आर फैक्टोरियल है, और इसको 1 बाई फैक्टोरियल आर आप ऐसे रख लो। तो ये वाला को आप रिप्लेस कर सकते हो एन पी आर से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल आर हो गया आपका। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो आप देखो यहाँ पे परमुटेशन के अंदर कॉम्बिनेशन घुसा हुआ है, पता चल रहा है। देखिए परमुटेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन घुसा हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, सिलेक्शन। आप सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट करके लाके उन चीज़ों को अरेंज कर रहे हो। अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपको 3 लेटर दिए गए हैं ए बी सी। मैं थोड़ा सा फिर से परमुटेशन में जा रहा हूँ। देखिए ए बी सी 3 लेटर दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 सेलेक्ट करके लिखने हैं। तो आप इनमें से क्या करते हो, यहाँ पे 2 सेलेक्ट करके लिखते हो। तो आप क्या करोगे, 2 का पोजीशन लोगे। आंसर आपका कितना आएगा, देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 3 में से किसी 2 को लेगो, 1 को लोगे। तो आपका यहाँ पहला वाला पोजीशन में 3 आएगा, दूसरा वाला पोजीशन में कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अगर परमुटेशन से आप करोगे तो आप क्या करोगे, 3 है उसमें से आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, 3p2 लिखोगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई आपका 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि आपका बनेगा 1 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। अब ये आपका कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आपका 1 है, तो ये आपका कितना बन गया, वापस 6 बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको अगर सिलेक्शन के हिसाब से समझते हैं, ये हमने क्या किया, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से किया। अगर हम सिलेक्शन के हिसाब से करते तो हमने क्या किया, हमने 3 में से 2 सेलेक्ट किया, ठीक है। हम ये 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 3C2 मतलब क्या होगा, इनको लाएंगे। तो हम अभी देखे थे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, कॉम्बिनेशन में तोड़ रहे हैं। इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, 3। तो ये हमने क्या किया, बोला यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके ला रहे हैं। हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं। हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अरेंज करने के लिए जब भी हम 2 लाएंगे, उन दोनों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये 3 तो होगा, उसके साथ में हम उसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, वापस 6 हो जाएगा। मतलब परमुटेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स। क्या होता है, एक तो आप सेलेक्ट करते हो और फिर आप क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो। तो ये है रिलेशन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल और बोलता हूँ। मान लीजिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आपने देखा कि 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर क्लास ले रहा है, ठीक है। अब उस वक्त प्रिंसिपल सर आते हैं, आके बोलते हैं इन्हें सबको क्लासरूम से बाहर निकाल दो। अब इनमें से 5 जन को क्लास में बिठाओ। तो टीचर क्या करेगा, सबको बाहर निकाल देगा, निकाल के उनमें से 5 को अंदर लाएगा। लेकिन टीचर उन 5 में से किसको अंदर लाएगा, वो तो सेलेक्ट करके अंदर लाएगा, किसी 5 को सेलेक्ट करेगा। चलो ऑड रोल नंबर वाले अंदर आ जाओ, या इवन रोल नंबर वाले अंदर आ जाओ, या 1 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 5 रोल नंबर, 9 रोल नंबर, ये अंदर आ जाओ, इस तरह से बोल सकता है। तो टीचर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन क्या होता है आपका, 10C5, ये 5 को सेलेक्ट करेगा, ला के अंदर वो 5 जगह पे, 5 डेस्क या बेंच बोल लीजिए, या 5 चेयर पे इन्हें कितने तरीके से बिठा सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठा सकता है। तो जब ये 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठाएगा और साथ में इसने सिलेक्शन किया है, तो कहीं इसका मतलब ये ना करके हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि हमें 10 स्टूडेंट में से 5 को सेलेक्ट करके बिठाना है, तो 10P5 भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे ये बोलने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि दरअसल होता क्या है कि कॉम्बिनेशन में ना हम ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता, हम सिर्फ सेलेक्ट करके लाते हैं। और परमुटेशन में हम सेलेक्ट करके भी लाते हैं और उसको फिर वापस अरेंज भी करते हैं। तो इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम ये वाले से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, और हम चाहे तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल आर। क्लियर है, आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं हम यहाँ पे इस सिलेक्शन का मतलब और क्या क्या हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए, यहाँ पे एक थ्योरम है बा एक रिलेशन है, उस रिलेशन से हमको क्या समझ में आता है। ये नंबर 2 रिलेशन यहाँ पे ये बनेगा कि अगर NCR है तो इसको हम लिखते हैं NCN-R। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो दरअसल आप एक दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने 5 ड्रेसेस देख लिए, 5 ड्रेसेस आपने देखे, उसमें से आपने 2 पसंद किया और उसमें से 2 पसंद किया जिसको उसको आपने खरीद लिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 को सेलेक्ट किया, तो आप 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो। आपका आंसर कितना आ रहा है, आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो उन 500 ड्रेस में से, ये आपका कितना हो जाएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, जिसका आंसर हो रहा है आपका 10। मतलब आप 10 तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, ये 5 ड्रेस को आप 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे 5 से 2 मैंने लिखा, 1 2 3 4 5, ये मैं जस्ट 5 ड्रेसेस के नंबर कर रहा हूँ। आप 1 2 ले सकते हो, आप 1 3 ले सकते हो, आप 1 4 ले सकते हो, आप 1 5 ले सकते हो, फिर आप 2 3 ले सकते हो, आप 2 4 ले सकते हो, आप 2 5 ले सकते हो, उसके बाद आप 3 4 ले सकते हो, आप 3 5 ले सकते हो, उसके बाद आप 4 5 ले सकते हो। ये जस्ट मैं नंबरिंग 12 13 नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ड्रेस नंबर 1 और ड्रेस नंबर 2 आपने खरीद लिया, या आपने 1 और 3 खरीद लिया, या आपने 1 और 4 खरीद लिया, या आपने 4 और 5 खरीद लिया। तो आप कितने तरीके से खरीद सकते हो, आप 10 तरीके से खरीद सकते हो। ठीक उसी तरह से आपने खरीदा, उसमें से सिर्फ 2, आपका नंबर ऑफ सेलेक्शन करने का तरीका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ठीक है, आपने 10 को सेलेक्ट किया ना, मतलब आपने 2 को सेलेक्ट किया ना, कितने तरीके से किया, 10 तरीके से। आपने रिजेक्ट भी किया ना, कितनों को रिजेक्ट किया, आपने 3 ड्रेस को रिजेक्ट किया, 5 आपने देखा, 2 आपने पसंद किया, आपने रिजेक्ट कितने को किया, 3 को। तो यहाँ हमारा बोलने का मतलब ये है कि आपका नंबर ऑफ सेलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। आपने रिजेक्ट कितने को किया, 3 को। अब आप चेक करके देखिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हम निकाल के देखते हैं, 5C3 मतलब कितना होता है, 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। आप इसको काट दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, आपका वैल्यू कितना आएगा, वापस 10। देखिए आ गया। तो कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं, यहाँ पे हमने जो लिखा था 5 NCR, तो ये NCR को मैंने NC2 पकड़ा, और अगर मैं यहाँ पे 5C 5 - 2 लिख दूँ तो कहीं ये कितना हो रहा है हमारा, ये 5C3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हमको हेल्प करता है बहुत सारे कैलकुलेशन को इजी करने में, और इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे 10C8 का वैल्यू निकालना है। अब इसे अगर हम तोड़ने जाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 10 × 9 × 8 × 7 × बहुत लंबा होगा, अप टू कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। वेयर एज नीचे हम 1 तक नहीं लिखेंगे, इसे हम कितना तक लिखेंगे, 8 टाइम्स ना, क्योंकि हम नीचे वाले की तरह से लिखते हैं ना। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6, अब तक कितना लिखा हमने, 5 लिखा, 5। उसके बाद कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया, 4 लिखेंगे × 3 लिखेंगे। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। वेयर एज अगर ये फॉर्मूला हमें पता होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10C8 की जगह पे 10 - 8 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन पहले से काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इसको सिर्फ 2 बार लिखेंगे, और ये हमारा कितना बन जा रहा है, 45 बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा एक रिलेशन और है यहाँ पे, उसको हम लिखते हैं इस तरह से, नंबर 3, ये है आपका, अगर NCX इज इक्वल टू NCY बन जाए तो हम बोलेंगे कि X, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, X इज इक्वल टू Y होगा, या इसका वैल्यू और N इज इक्वल टू X + Y होगा। लेकिन इस पर एक कंडीशन है, जब हमारा ये X और Y इक्वल नहीं होगा।
अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5C2 और यहाँ लिखा इक्वल टू 5C2 तो बात एक ही है ना, ये दोनों तो सेम है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि 5C2 इज इक्वल टू 5C3, मतलब ये x है और ये y है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें n का वैल्यू देगा। और ये हमने अभी ऊपर देखा था, क्या देखा था कि 5C2 और 5C3 का वैल्यू सेम आ रहा था, 10 आया था। तो यही है हमारा फॉर्मूला कि अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ देता है कि NC8 प्लस NC2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 8 + 2 आप लिख दोगे 10। तो 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, आपको इस तरह से पूछा जाता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना कि NCX इज इक्वल टू NCY। ये अगर है तो आपको यहाँ पे या तो x इज इक्वल टू y देखने को मिलेगा, या आप लिखोगे n इज इक्वल टू x प्लस वाई। और ये कब लिखोगे, जब आपका x का वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना होगा, y होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम है जो प्रूफ आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये रिजल्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी लगाते हैं। नंबर 4 ये है आपका NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है और इसे हम प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा NCR है प्लस ये हमारा कितना है NCR-1 है। अब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-r माइनस माइनस ये आपका +1 हो जाएगा फैक्टोरियल r, और इसका होगा r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर आपका फैक्टोरियल n है, इसे आप कुछ मत ना करें, जैसा है वैसा छोड़ दे। नीचे आप देखो आपका ये वाला फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल में से दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला आपका बड़ा है, ये वाला आपका छोटा है। और हमें क्या पता है, हम बड़े को तोड़ते हैं छोटे को नहीं तोड़ते, हम छोटे के बड़े को तोड़ के छोटे के बराबर पर लाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n-r को कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ r-1 फैक्टोरियल है और यहाँ फैक्टोरियल r है, इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसे तोड़ेंगे, इसे नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ ये हमारा r लिखेंगे और ये हमारा r-1 फैक्टोरियल बनेगा, प्लस इधर है ये आपका फैक्टोरियल n। अब इसमें से आप अगर n-r+1 को बाहर निकालते हो तो अंदर आपका कितना बचेगा, n-r फैक्टोरियल बचेगा, और ये आपका r-1 फैक्टोरियल है। अब आप यहाँ पे देख लो, ये वाला दोनों सेम हो गया, ये वाला आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन निकल रहा है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये क्या कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है दोनों से। नीचे आपका कितना आ रहा है, n-r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो इधर बचा कितना आपका 1/r बचा, प्लस इधर आपका कितना बचा 1/n-r+1 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, जस्ट कॉमन लेने के बाद इस फॉर्म में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। तो आप क्या करोगे, इसे कुछ मत करो, इसे ऐसे रहने दो, n-r, ये है r-1, इसे रहने दीजिए। अब यहाँ आप LCM ले लीजिए, ये r होगा, n-r+1 होगा। जब आप इसका LCM लोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा, इसे आप ऊपर लिखोगे, प्लस इससे आप इसको डिवाइड करोगे, r बच जाएगा तो आप यहाँ r लिखोगे। आगे चल के ये क्या होगा, फैक्टोरियल n, इसे एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, n-r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे r आपका कैंसिल होगा, ये होगा आपका n+1, नीचे आपका ये r इंटू n-r+1, आप इसे ऐसे रखोगे। अब आगे हम क्या करेंगे,
इनको एक साथ मिला के लिखते हैं। देखिए ये आपका n+1 है, मैंने n+1 इंटू फैक्टोरियल n पहले लिख लिया, ठीक है। अब ये n-r और इसे हम एक साथ रख देते हैं, n-r+1 और इधर हमारा कितना है n-r फैक्टोरियल, और ये r और इसको हम एक साथ रख देते हैं r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब थोड़ी देर पहले ही हमने इसको तोड़ा था ये वाले को, तो इसका वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं n-r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे एक बड़ा है तो ये अंदर घुस जाता है, तो ये क्या होगा n+1 फैक्टोरियल, ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल r, ठीक है। तो अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n+1 फैक्टोरियल नीचे n+1 - r फैक्टोरियल, मैंने जस्ट इसको अरेंज किया और ये फैक्टोरियल r। तो अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को देखें, ऊपर वाला फैक्टोरियल होता है, मतलब जब हम NCR लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल r लिखते हैं। मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो अब देखिए ये वाला चीज़ हमारा n+1 बन रहा है, और ये क्या है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आ रहा है और नीचे वाले का फैक्टोरियल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और ये हमारा ये थ्योरम को प्रूव कर देता है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें कुछ सम, जैसे कि दिया गया है इफ NC9 is equal to NC8, find NC17, ये हमें निकालना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि NC9 इज इक्वल टू NC8 है, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 + 8, ये बन जाएगा आपका 17। तो अब यहाँ पे 17 निकालना है, तो ये आपका बन जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 - 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और ये 17 फैक्टोरियल, तो ये आपका बन जाएगा कितना 1। तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ NB के हिसाब से ले रहे हैं, NB नंबर 1, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। नंबर 1 NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा 1। नंबर 2 NC1 इज इक्वल टू NCN-1 और इसका वैल्यू होगा n। नंबर 3 NC2 इज इक्वल टू NCN-2 और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। दरअसल हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि जब हम n और नीचे 2 होता है, इसे तोड़ने का शॉर्टकट तरीका था, आप ऊपर वाले नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतनी बार ही लिखे जितना आपके नीचे दिया गया है, नीचे वाला वैल्यू है r का वैल्यू। तो यहाँ r का वैल्यू 2 है, तो हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखा, n और n-1, और नीचे 2 इंटू 1 के जगह पे हमने फैक्टोरियल 2 लिख दिया। उसी तरह से हम NC3 को भी क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-3 NCN-3, और ये आपका कितना हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम NC4 निकालना चाहें तो कितना होगा, NCN-4 होगा, और यहाँ आपका कितना होगा n इंटू n-1 n-2 n-3, ये 4 हो गए और नीचे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो अब इसके ऊपर बेस्ड करके अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़े, तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि दिया गया है डिटरमाइन n if twice NC3 divided by is to NC3 is equal to 12:1 है। इसे अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे पहले, twice NC3 is to NC3 is equal to 12:1। तो दरअसल ये क्या है, ये आपका हो रहा है
ट्वाइस NC3 डिवाइडेड बाई NC3 इज इक्वल टू 12/1। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका ट्वाइस NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3 बनता है। तो अभी हमने क्या देखा था कि इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ट्वाइस n माइनस 1 ट्वाइस n माइनस 2 लिख सकते हैं। 3 बार लिख लिया, नीचे फैक्टोरियल 3, इधर ये 12 है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं इसका। तो देखिए ये फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये आपका 4n ट्वाइस n माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका n माइनस 1, ठीक है। और इधर 12n n माइनस 1 n माइनस 2 ये रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, आप एक n कैंसिल कर सकते हो, इस 4 से आप 12 को कैंसिल कर सकते हो, ये n माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हो। तो आपका इधर बचेगा कितना, ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 3n और ये दोनों कट चुके हैं, ये बन जाएगा आपका n माइनस 2, जिसे आप बाद में क्या लिख सकते हो, ट्वाइस n माइनस 1 ये आपका थ्राइस n माइनस 6। अब देखिए अब इधर आप इसको ले जाते हो तो आपका थ्राइस n माइनस ट्वाइस n और ये आपका 6 माइनस 1 मतलब n का वैल्यू आपका बन जाएगा कितना, 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं।